हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अस्मनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। तो साथियों, हमने कल पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का आज मैं उसके आगे का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में हमें कोई क्या और पढ़ना है। ठीक है, तो मोस्टली कल हमने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी समितियाँ थीं वो सारी पढ़ ली, जान लिया पंचायती राज समिति क्या होती है, पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। अब उसके अगले थोड़ा सा इसके जो भाग हैं जो मैंने बताए थे कि पंचायत से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम जो पंचायती राज व्यवस्था की जो समितियां आई थी उनके बारे में एक बार जान लेते हैं, कौन सी कब आई थी। तो जान लेते हैं कौन कौन सी आई थी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी, आज़ादी के बाद की। बताया गया था कल जो स्वतंत्रता के बाद जो समितियां बनी उनके नाम की बात कल हमने जो की थी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी जो कि 1957 में आई थी। उसके बाद संधानम समिति आई थी जो 1962 में आई थी। उसके बाद सादिक अली समिति आई थी जो 1964 में आई थी। उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी जो 1977 में आई थी। उसके बाद GV.K. राव समिति आई थी जो 1985 में आई थी। उसके बाद एलम सिंधवी समिति आई थी जो 1986 में आई थी, जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंधवी। ठीक है, उसके बाद आई थी PK थोगन समिति, ये 1989 में आई थी। तो ये प्रमुख समितियां हैं जो पंचायती राज विकास से संबंधित हैं या जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं जो अब तक आई हैं। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आपके लिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भाग 9 है, तो उस 9 भाग में जो अनुच्छेदों की मैंने बात करी थी कि 243 से लेकर 243 ओ तक के जो भाग हैं जिनको 11वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसमें 29 विषय हैं। तो आज हम इनके बारे में जानते हैं। कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हैं भाग 9 में दिए गए हैं, इनको आज हम जान लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या आता है। आपसे पूछ सकते हैं, कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बता भी दी थी। कल कुछ जैसे मैंने आपके लिए बता दिया था निर्वाचन के बारे में, कल मैंने बता दिया था आपको, योग्यता के बारे में बता दिया था, कार्यकाल के बारे में बता दिया था कि निर्वाचन 243 के में है, योग्यता 243 F में है, कार्यकाल 243 ई में है। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टोटल 243 से लेकर 243 ओ तक के सारे अनुच्छेदों के बारे में कि किसमें क्या दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाग 9 के जो अनुच्छेद हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। तो जो अनुच्छेद 243 है इसमें पंचायत से संबंधित क्या दिया गया है, इसमें पंचायत की परिभाषाओं की बात करिए। पंचायत से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उन सारी परिभाषाओं की बात की है। अनुच्छेद 243 ए में क्या बात की है, इसमें ग्राम सभा की बात की है, ग्राम सभा की बात की है, ग्राम सभा की। तीसरा अनुच्छेद 243 बी, इसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है। ठीक है, 243 सी, इसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 डी, इसमें स्थानों का आरक्षण। ठीक है, जो स्थान हैं पंचायत के लिए उनके आरक्षण की बात करी गई है। अगला 243 ई, इसमें पंचायतों की अवधि की बात करी गई है कि कितना कार्यकाल होगा। ठीक है, उसके बाद 243 एफ में जो बात की गई वो सदस्यता के लिए अहर्ता है, यानी आप पंचायत के सदस्य बनेंगे तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए उसकी बात की गई है आपकी 243 एफ में। ठीक है, 243 एफ में कल मैंने बताया था जो योग्यताएं होती हैं उसकी बात की गई 243 एफ में। अगले बढ़ते हैं, अनुच्छेद जो 8 नंबर पे आता है 243 जी। तो 243 जी में क्या बात की गई है, इसमें पंचायतों की शक्तियों की बात करी गई है कि पंचायतों के लिए कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, ये बात की गई है आपकी 243 जी में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद 243 एच में जो बात की गई है वो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और निधियों की बात की गई है कि पंचायतों के द्वारा जो कौन कौन से कर लगाए जाएंगे और उनके आरोपित जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी होंगी। उसके बाद 243 आई में आते हैं, इसमें बात की गई है कि वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। यानी कि इन्होंने बताया था कि राज्य का जो राज्यपाल है वो एक वित्त आयोग का गठन करेगा और उसका प्रावधान जो किया गया है वो 243 आई में ही किया गया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं 11वें नंबर पे अनुच्छेद 243 जे। तो इस अनुच्छेद में क्या बात की गई है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, यानी जो पंचायतों का जो लेखक है उसके संपरीक्षा की बात की गई है, उसके समीक्षा की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों के लेखों की समीक्षा का प्रावधान जो किया गया है वो 243
जे में किया गया है। अब अगले आ जाते हैं 243 के। इसमें किया गया पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है 243 के में। ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। पंचायतों का निर्वाचन और आयोग के गठन और चुनाव से संबंधित जितनी सारी बातें हैं 243 के में है। अब अगले आ जाओ 243 एल। तो इसमें क्या बात किया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, यानी कि जो 243 एल है उसमें पंचायतों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने का प्रावधान जो है उसकी बात की गई है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अनुच्छेद 243 एम। 243 जो एम है उसमें क्या बात की गई है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू होना, यानी कि जो एम है इसके अनुसार भाग 9 में पंचायत से संबंधित जितने प्रावधान हैं तो इसमें क्या है, जो विभिन्न राज्य होते हैं व क्षेत्र हैं इन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तक ही सीमित हैं, ठीक है। तो यानी कि कतिपय क्षेत्रों का लागू होना, जो क्षेत्र इसलिए डिसाइड किए गए हैं पंचायत समिति के लिए, तो ये सिर्फ उसी में आपके जो पंचायत राज व्यवस्था है उसी के लिए सिर्फ बात की गई है इसमें, ठीक है। इसमें क्या आपका राज्य से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। अगला 243 एन। इसमें क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी जो विद्यमान विधि हैं, इनमें जो विद्यमान विधि हैं उसकी बात की गई है, यानी कि जो विद्यमान विधि हैं तथा पंचायती राज में बने रहने का जो प्रावधान है उसकी बात 243 एन में की गई है। अब 243 ओ। इसमें क्या बताया गया है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी कि इस अनुच्छेद में पंचायत निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका न्यायालय में हस्तक्षेप के बारे में बात करी गई है, अर्थात न्यायालय के दखल न देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि न्यायालय है जो पंचायत संबंधी इतने मामले हैं उसमें न्यायालय कोई भी दखल नहीं देगा, पंचायत अपने हिसाब से उसको सॉल्व करेगी। ये बातें करी गई हैं 243 ओ में, ठीक है। जो निर्वाचन संबंधी मामले जितने उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप को मना किया गया, उसका वर्जन या वर्णन किया गया है कि वो नहीं करेंगे इसमें कोई भी हस्तक्षेप। तो ये थे आपके 243 से लेकर 243 ओ तक के सारे अनुच्छेद जो कि पंचायत से संबंधित थे, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, हालांकि मैंने कल भी बता दिया था कि जो पंचायतों का जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज को लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित तथा 20 अप्रैल 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अनुमति मिल गई। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। फिर अगली बात आती है कि ये अधिनियम लागू कब से हुआ, तो ये जो अधिनियम लागू हुआ ये आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब पंचायती राज के बारे में बता दूं आपको, इसमें भाग 9 है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसका जिक्र किया गया है, जिसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और उसमें विषय कितने हैं, 19 विषय हैं, सॉरी 19 नहीं 29 विषय हैं। ये बात आपके लिए जाननी जरूरी थी। तो 29 विषय हम एक बार देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आइए 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं एक बार डाल लेते हैं, आइए पढ़ते हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची के जो विषय हैं उनको हम लोग आओ देख लेते हैं एक बार सारे लोग। तो आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची के कौन कौन से विषय हैं जो कि आपके पंचायत राज से संबंधित हैं। तो 11वीं अनुसूची के टोटल 29 विषय हैं। तो आइए पहला विषय क्या है, पहला विषय है इसमें कृषि एवं कृषि विस्तार की बात करी गई है। दूसरा विषय क्या है, भूमि विकास और भूमि सुधार और चकबंदी और भूमि संरक्षण की बात की गई है। तीसरा विषय क्या है, लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल क्षेत्र का विकास की बात की गई है। चौथे विषय में पशुपालन की बात की गई है, कुक्कुट उद्योग की बात की गई है और डेयरी उद्योग की। कुक्कुट उद्योग समझते हैं आप, जो आपका मुर्गी पालन वगैरह है वो कुक्कुट उद्योग में आता है। और डेयरी उद्योग में आपका आता है ये डेयरी फार्मिंग, आपका दूध वाला काम। अगला आता है मत्स्य उद्योग, जो आपका फिशरीज वगैरह का उद्योग है, मछली पालन वगैरह है, वो मत्स्य उद्योग में आ जाएगा। अगला आएगा आपका सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, ठीक है। इसमें बात करिए सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की, ये आपका छठा विषय है, ठीक है। ये जो सारे विषय हैं 243 जी में दिए गए हैं,
11वीं अनुसूची के विषय, ये भी ध्यान रखना। 243 जी में जो पंचायतों की शक्तियाँ उनकी बात करी गई है। तो जो 29 विषय हैं इनको जान लेते हैं, आइए सारे फिर से। छठा आपका है सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, ठीक है। सातवां आपका है पशुपालन, नहीं सॉरी, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ठीक है, ये आपका सातवां है। आठवां आपका ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी विद्युत का वितरण, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात इसके अंतर्गत की गई है। अगला है आपका ग्रामीण आवास, जो गांव में सरकारी आवास आते हैं, जो पंचायत की तरफ से आते हैं, उनकी सारी बात करी गई है इसमें। 10वां आपका पेयजल, आपका जो पंचायत क्षेत्र है या जो आपके पंचायत से संबंधित जहाँ जहाँ पेयजल की व्यवस्था करनी है, वो सारा इसी के अंदर का विषय है एक। अगला है ईंधन व चारा, ठीक है, यानी कि ये भी एक विषय है, ईंधन व चारा की उपलब्धता कराना, ठीक है। अगला है सड़कें, कामा पुलिया, कामा पुल, कामा जलमार्ग और अन्य संचार साधन, इनकी बात करी गई है, ठीक है। अगला है आपका लघु उद्योग। लघु उद्योग में कौन कौन से आपके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी इसमें शामिल करे गए हैं, यानी जो हमारे कुटीर उद्योग के लघु उद्योग होते हैं, तो उनमें खाद्य बनाने वाली चीज़ें, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनकी बात भी की गई है। हाँ तो साथियों, जो 11वीं अनुसूची के विषय थे वो चल रहे थे। तो अगला है लघु उद्योग, जिसमें आते हैं आपके छोटे मोटे उद्योग, काम धंधे, और इसमें आपके खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। जो गांव में आपने या शहरों में आप देखते होंगे लघु उद्योग, जिसमें जो खाने पीने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपका अचार की फैक्ट्री हो गई, कबाब की फैक्ट्री हो गई, कुरकुरे की फैक्ट्री हो गई, कचड़ियों की फैक्ट्री हो गई, तो ये सारे खाने पीने वाली चीज़ों के उद्योग भी इसमें शामिल हैं। अगला है लघु वन उपज, ये भी इसका एक विषय है कि छोटे मोटे जो वनों से जो उपज होता है, जो वनों से जो प्राप्ति होती है, वो भी इसमें आता है। अगला है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसके अंदर एक विषय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का भी है। अगला है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कि गरीबी को कैसे हटाया जाए, गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाए, वो भी इसके अंतर्गत आता है। अगला है शिक्षा, तो शिक्षा इसमें कौन कौन सी शामिल है, तो इसमें शिक्षा दो तरह की शामिल हैं, एक प्राथमिक व माध्यमिक, दोनों प्रकार की इसमें शिक्षा की बात करी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा की बात इसमें करी गई है। अगला देखिए, इसमें जो 18वां विषय है, जो है तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको तकनीक डेवलप की जाए उनके अंदर, और उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो रोजगार परक हो और जिससे वो अपना कोई ना कोई व्यवसाय कर सकें या कोई भी अपना काम कर सकें। अगला है प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, जो प्रौढ़ लोग हो चुके हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र निकल चुकी है, या जो मतलब गांव में नहीं पढ़ पाए स्टार्टिंग में, तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करी जाए, प्रौढ़ लोगों की घर पर अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अनौपचारिक व्यवस्था भाई होती है जो अनौपचारिक शिक्षा, जो मतलब कि पर्टिकुलर कहीं स्कूल में नहीं जाना है, पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं है, पर्टिकुलर कोई टाइमिंग नहीं है, यानी कि लचीली शिक्षा एक तरह से कह सकते हैं, जो घर पर ही उनको प्राप्त कराई जाए, ठीक है। तो वो प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा की बात हो गई। अगला पुस्तकालय की व्यवस्था भी की जाए, ये भी 11वीं अनुसूची का एक विषय है, पुस्तकालय, ठीक है। अगला है आपका सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप की भी एक विषय है इसमें, और है बाजार एवं मेले। तो जो ग्राम पंचायत का जो एरिया है, मतलब हमारा पंचायत है, उसमें बाजार भी लगनी चाहिए और मेले भी लगने चाहिए, वो भी एक विषय है, उसका भी देख रेख है, उसका भी जो सब काम है वो सब इसमें है एक विषय। अगला है परिवार कल्याण, परिवार कल्याण का भी एक अलग से विषय है इसमें 11वीं अनुसूची में। और अगला है आपका महिला एवं बाल विकास, महिलाओं का ध्यान, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का, और जो बच्चे हैं उनके कुपोषण, उनके टीके, उनके पोषण के बारे में सारी बातें इसमें करी गई हैं। अगला है समाज कल्याण, समाज कल्याण में क्या क्या आ जाएगा आपका, विकलांगता और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें उन्होंने शामिल किया है समाज कल्याण में। अगला है दुर्बल वर्गों के लिए, दुर्बल वर्गों के लिए उन्होंने, जैसे दुर्बल वर्गों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का इन्होंने कल्याण की बात करी है, वो भी एक विषय है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सबके लिए वितरण प्रणाली, यानी गांव में जब कोई भी योजना आती है या हमारे पंचायत में कोई भी योजना आती है तो वो सार्वजनिक होती है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी एक अलग से इस 11वीं अनुसूची में विषय की बात की गई है। अगला है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, यानी जो सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण है उसकी बात करी गई, समुदाय के लिए जो रक्षा की बात करी गई, अस्तित्व की बात करी गई, वो भी सामुदायिक आस्तियों का संरक्षण की बात भी एक विषय इसमें किया गया। अगला है स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी एक विषय है जो इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा आपका, अस्पताल आ जाएंगे, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाएंगे गांव में,
और औषधालय वगैरह आ जाएंगे जो आपके पंचायतों में होने चाहिए, चाहे ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे या हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे। तो ये हमारे 29 विषय थे जो इसमें 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए थे। तो ये हमारा आपका पंचायती राज व्यवस्था के बाद की थ्योरी थी। अगले दिन का लेक्चर मैंने जो आपको बताया था। अब इससे प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, तो वो थोड़े से जान लीजिए और फिर इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो करता है कौन करता है। तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव करता है आपका, वो आपका बीडीसी मेंबर करते हैं, ठीक है। बीडीसी मेंबर मिलकर खंड विकास अधिकारी को चुनते हैं या ब्लॉक को प्रमुख को चुनते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल वाले क्लास में भी। अगला है बीटीसी का चुनाव जो होता है वो कैसा होता है। तो बीटीसी का जो चुनाव होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। जो होते हैं बीटीसी होते हैं आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात हो रही है, उसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ये इन्होंने गलत लिखा है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये जो बीटीसी की बात हो रही है, ये जो हमारे गांव में होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनका जो चुनाव होता है ये जनता करती है, ये प्रत्यक्ष होता है। और फिर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं ये ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, और जिसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। वो डायरेक्ट कैंडिडेट जो लड़ता है ब्लॉक प्रमुख, उनको बीटीसी के जितने मेंबर होते हैं वो लोग वोट डालते हैं। हम लोग आम जनता उनको वोट नहीं करती है, उनको सिर्फ क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं वही वोट करते हैं, तो वही ब्लॉक प्रमुख को बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्राम शब्द का लेख या उल्लेख सर्वप्रथम किस साहित्य में मिलता है। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ग्राम शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में मिलता है, और वैदिक साहित्य के ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ये मैं आपको कल थ्योरी में बता चुका हूँ कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको ग्रामणी कहते थे, ग्रामीण कहते थे या ग्रामणी कहते थे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण सुशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई भैया, देखिए मीडियन इंडिया में हमारा जो मिडल हिस्ट्री है उसमें भारत की जो ग्रामीण सुशासन की प्रणाली थी वो किन कारणों से कमजोर हो गई। सबसे पहला बात कि नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया, दूसरा जमींदारों को बढ़ावा दिया गया, तीसरा जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। तो ये तीनों उपरोक्त सभी कारण हैं जिसकी वजह से ग्रामीण सुशासन की जो प्रणाली थी वो कमजोर होती चली गई। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। कल वाले क्लास में मैंने बताया था पाटिल कार्य करता था। जो ग्राम प्रधान होता था उसमें शिवाजी के काल में उसको पाटिल कहते थे। अगला है ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। तो 1882 में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत की गई। किसने करी, लॉर्ड रिपन जी ने करी थी, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, किसको, लॉर्ड रिपन जी को। अगला सवाल देखिए, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लो यही मैं बता रहा था अभी आपको। तो जो लॉर्ड रिपन महोदय हैं इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, आपको पता है ये बात। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया। तो ये 1952 में प्रारंभ किया गया, कल भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तर पर बढ़ाने की सिफारिश की। कल हमने बहुत अच्छे से बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी थी, तो उन्होंने जो बात करी थी त्रिस्तरीय पंचायत के बनाने की बात करी थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर, ठीक है। 1957 में आई थी ये। और दूसरी बात, बलवंत राय जो मेहता समिति थी इसके लिए देखो और कुछ जान लो, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहा जाता है। इनको ही बलवंत राय मेहता समिति को ही पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, वास्तुकार भी कहा जाता है और शिल्पकार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये सबसे पहले प्रैक्टिकल के तौर पर या प्रायोगिक तौर पर 1958 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उसके जो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद सर्वप्रथम ये पूरे भारत में कहाँ लागू करी गई। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले शुरुआत की गई, ठीक है। इसी दिन से संपूर्ण राजस्थान में भी लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, और बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में लागू हो गई। सवाल आता है कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था कहाँ शुरू करी गई, तो राजस्थान के नागौर से। और प्रैक्टिकल के तौर पर प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू करी गई, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
अगला सवाल, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लागू किया गया? तो वही बात आ गई आंध्र प्रदेश से, ठीक है, क्योंकि इसमें बलवंत राय मेहता समिति में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के बारे में बात करी गई थी और उसको राज्यों में लागू करने की बात भी करी गई थी। तो सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो आंध्र प्रदेश में लागू की गई। अगला सवाल देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो आपको कल बताया गया कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया। तो इसका गठन 1977 में किया गया था, ठीक है। इसने 2 स्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था, ठीक है, आपका मंडल पंचायत और जिला पंचायत। इन्होंने एक बात और कही थी कि चुनाव जो है वो दल के आधार पर होने चाहिए, अशोक मेहता जी ने कहा था। अगला सवाल कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बहुत बढ़िया सवाल, कल भी मैंने बताया था। ये बात की थी 1986 में जो समिति बनी थी, एलम सिंधवी समिति, जिसको कहते हैं लक्ष्मी मल सिंधवी समिति। तो उन्होंने ही बात करी गई थी कि आपकी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और राज्य वित्त आयोग के गठन की भी बात इन्होंने ही करी थी, ठीक है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1989 में किया गया। अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया तभी भी बताया था। तो इसमें देखिए एक नोट है, जान लीजिएगा। इसमें पीके थुंगन में और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। इन्होंने भी दिया था, ठीक है, लक्ष्मी मल समिति ने भी दिया था और पीके थुंगन ने भी दिया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 14 कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो भैया 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो भैया जी 1992 में आया और 93 में इसकी अनुमति मिली, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे, उन्होंने अनुमति दी और इसके लिए संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। इसीलिए इस दिन 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो भैया बताइए ग्राम सभा का प्रावधान कौन से में है? तो मैंने आपको बताया 243 से 243 ओ तक जितने भी प्रावधान हैं हमारे, जितने भी अनुच्छेद हैं, तो उसमें जो 243 ए अनुच्छेद है, सबसे पहला अनुच्छेद है, उसमें ग्राम सभा के बारे में बात करा गया है। तो ग्राम सभा क्या है? उसमें बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किसी ग्राम स्तर पर मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। अगर ग्राम सभा का कार्यपालिका है, यानी ग्राम सभा की जो कार्यपालिका वो क्या होती है? तो ग्राम सभा की जो कार्यपालिका होती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। अगला देखिएगा, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायतों का निर्वाचन करता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है, चुनाव आयोग करता है इसका भी, लेकिन राज्य चुनाव आयोग करता है। अगला, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में पूरे ग्राम पंचायत की संख्या है वो 2,40,202 है। आपको ये बात कई बार बताई जा चुकी है। अगला, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो भैया अगर सीटों के आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया 1/3, यानी कि 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए करी गई है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात से होगा, ठीक है। चुनाव जो होगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ग्राम प्रधान बनने के लिए या ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए पॉइंट, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है, ठीक है। यानी कि जो ग्राम पंचायतों की संख्या वो मैंने आपको बताई 2,40,202 है। और गैर आबादी वाले कितने गांव हैं ये मैंने आपको बताए हैं। आप पहले वाले मेरे सेकंड वाले क्लास में देख लेना कि आबादी वाले गांव कितने हैं और गैर आबादी वाले गांव कितने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर पुनः चुनाव होंगे या दोबारा चुनाव होंगे? तो 6 माह के अंदर दोबारा पंचायत का चुनाव होगा और दोबारा पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन सबको दोबारा चुना जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? अभी मैंने बताया था। तो पंचायत का जो सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपको वोटर बनने के लिए 18 साल उम्र होनी चाहिए और आपको चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए। अगला सवाल देखिएगा कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारे विषय बताए, 29 विषय हैं जो कि 11वीं अनुसूची के विषय हैं।
अगला, जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल निर्धारित है, कितना है? 5 वर्ष निर्धारित है, आपको पता है। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को पारित किया गया। नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज अधिनियम है, संशोधन इसका हुआ था 93 में, अनुमति मिल गई थी और 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, वो पूरे भारत की बात हो रही है, लेकिन जब यूपी में लागू हुआ था तो वो 1994 से लागू हुआ। जो आपका 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, जो 73वां संविधान संशोधन था, वो भारत में हुआ था, पारित हुआ था वो हमारा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया, कब पारित किया गया? तो 1994 में किया गया, ठीक है, ये 94, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आया हुआ है और कई बार आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अगला, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? अभी मैंने बताया 18 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की क्लास के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे। इन सबको तैयार कर लीजिएगा सारे लोग। और कैसी लगी साथियों आपको क्लास, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथियों। और बाकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर जोड़ा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसका फ़ायदा पहुँचवाइए, ठीक है साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।